नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। दोस्तों, मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के टॉप 500 क्वेश्चन की जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसमें ये अगला वीडियो लेक्चर है और इस वीडियो लेक्चर में हम आगे के जो क्वेश्चन हैं उन्हें देखेंगे। हम महमूद गजनवी के आक्रमणों के बारे में देख रहे थे। हमने देखा कि जो गजनी वाला क्षेत्र था वहां से लगातार आक्रमण हिंदू शाही राजवंश पे होते हैं और भारत में उसका गहरा असर पड़ता है। और उन आक्रमणकारियों में सबसे ज्यादा जो प्रभाव देने वाला आक्रमणकारी था वो महमूद गजनवी था। इसके आक्रमणों का, इसके इन्वेशंस का भारत पर गहरा असर पड़ा, चाहे वो सांस्कृतिक हो, रिलीजियस हो मतलब धार्मिक हो, या फिर सोशल हो, सामाजिक हो। हर पृष्ठभूमि पर उसके आक्रमण का गहरा असर पड़ता है और वो लुटेरे की हैसियत से भारत में आता है। उसका इस्लामिक राज्य स्थापित करने का कोई उद्देश्य नहीं था। पहले के समय में अधिकतर जो आक्रमण होते थे उसमें एक ही उद्देश्य होता था, एक ही पर्पज छिपा हुआ होता था कि वह अपने राज्य का, अपनी राज्य की सीमाओं का विस्तार करना चाहते थे। लेकिन महमूद गजनवी का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। वह भारत की वैभव और कीर्ति को सुनकर यहाँ पर लालच के पर्पज से आया था। उसका लालच उसे यहाँ खींच लाया था। उसे किसी ने बताया, लोगों से उसे मालूम हुआ, जो यात्री थे और विभिन्न प्रकार के जो स्रोत थे उससे उसने पता लगाया कि भारत के मंदिरों में और भारत का जो पूरा क्षेत्र है उसमें अकूत संपदा पाई जाती है। उस समय हमारा देश सोने की चिड़िया के रूप में स्थापित था। तो वह यहाँ की संपदा के लालच में, यहाँ के धन के लालच में आता है और यहाँ से लूटपाट करके बार बार लूटपाट करता है। आप जानते हैं कि ये एक बार आक्रमण नहीं करता है, 17 बार आक्रमण करता है। इसका नाम प्रसिद्ध है इस मामले में। तो यह अलग अलग मंदिरों को शिकार बनाता है और विभिन्न ऐसे स्थान जहां से इसे पैसा मिल सकता था। मंदिर की यहाँ बात नहीं कही जा रही है, मतलब जहां से इसे पैसा मिलता था। और उस समय के जो हिंदू मंदिर होते थे वहां खजाना दफन होता था। तो इस प्रकार से ये लालच में भारत में आता है और उसी के बारे में हम एक के बाद एक प्रश्न देख रहे हैं। एमसीक्यूज के माध्यम से हम उसे और समझने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर ये जो सीरीज आप देखते हैं इसका पीडीएफ इंग्लिश मीडियम का होता है और इसे बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाता है। अगर आप हिंदी माध्यम के इच्छुक हैं तो वह सीरीज पहले ही बन चुकी है, एंशिएंट की भी बन चुकी है और मेडिवल की भी बन चुकी है। उसका पापा वीडियो भी लॉन्च हो चुका है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी और यहाँ पर जो जानकारी है हमारे कोर्सेज के बारे में, इसको देख लीजिए तब आगे चले। तो दोस्तों, हमारे पेड कोर्सेज अलग अलग सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए चलते हैं। इसके अलावा यूपी SSSC और EPFO के लिए भी इसे लॉन्च किया गया है। तो आप इनसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं और इसके लिए जो जानकारी आपको चाहिए वो इन 2 नंबरों पर कॉल करने से आपको मिल जाएगी। नंबर आप देख रहे हैं, ये दोनों हैं। इस पर आप फोन करेंगे तो आपको जितनी भी सूचनाएं चाहिए वो मिल जाएंगी। इतने प्रकार के प्रोग्राम चलते हैं, आप इसमें से किसी से भी जुड़ सकते हैं। आंसर राइटिंग का इवेल्युएशन करा सकते हैं, मतलब अपनी उत्तर लेखन की जांच पड़ताल करवा सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकते हैं। प्री और मेंस, इसके अलावा वैकल्पिक विषय, इन सब के लिए यहाँ पे प्रोग्राम चलते हैं। आप इनसे जुड़कर लाभान्वित हो सकते हैं। ये तो बातें थी पेड कोर्सेज के बारे में। इसके अलावा ये जो फ्री वाला ग्रुप है इसको जरूर ज्वाइन करिए। ये स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से भी है और एक और है वनली UPPSC बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोनों ही हैं, दोनों मुख्य हैं। इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करते हैं या दोनों में से किसी एक को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ जितने भी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे वो आपको हमेशा अपडेटेड रखेंगे। नई नई सूचनाएं आप तक समय से पहुंचती रहेंगी जो कि आपके लिए आवश्यक होंगी। इसके अलावा यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज आप हमारे देखते हैं, वर्तमान में ऑफिशियली 4 चैनल चल रहे हैं, तो उन चारों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्रिप्शन एकदम फ्री है, उसका कोई आपको पैसा नहीं देना है। और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जो घंटा होता है उसको बजा लेंगे तो उसमें विकल्प आता है, तो ऑल वाला जो विकल्प होता है उसको चुनिएगा, ऑल वाला ऑप्शन। तो ऐसा करने से जितने भी नोटिफिकेशन है, जितना भी वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहेगा। और यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज आप हमारे देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने में मत चूकिए और अगर आप ठीक समझें तो शेयर करिए। शेयर करने से ये दूसरों तक पहुंचेगा और दूसरों को भी बेनिफिट देगा, फायदा देगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमियां हैं, इसमें और कुछ सुधार होने की गुंजाइश है, तो आप हमें जरूर बताइए। और बताने का जो रास्ता है वो है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को साझा करिए। ये बातें थी। और ट्विटर पे आजकल हमारा चैनल काफ़ी सक्रिय है, तो हमारी सक्रियता में आप भी जुड़े रहिए। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। इसमें 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, कुल मिलाकर 3 वाक्य हैं और उन तीनों वाक्यों पर आपको विचार करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। जो सही हो उसको आपको इसमें से छांटना है और नीचे जो ऑप्शन दिए होंगे उससे मैच कराना है। तो फिलहाल पहले स्टेटमेंट्स देख लेते हैं, यह किसके बारे में है और क्या है। तो देखिए, कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिलीजियस स्टेटस ऑफ इंडिया। भारत की जो धार्मिक दशा थी, भारत का जो धार्मिक स्थिति थी उस समय, किस समय की बात की जा रही है,
तो यह समय था, यह टाइम था महमूद गजनवी के इन्वेशन का, उसके आक्रमण का। तो महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत की जो धार्मिक दशा थी उसके बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन से करेक्ट हैं। तो सबसे पहले पहला वाला देखिए, द वाममार्गी सेक्ट बिकम पॉपुलर एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बुद्धिस्ट एंड शाक्त रिलीजन। जो वामपंथी लोग थे या वाम मार्गी लोग थे, वामपंथी कहना यहाँ सही नहीं रहेगा क्योंकि वो एक राजनीतिक विचारधारा हो जाएगी, यहाँ पर धार्मिक विचारधारा की बात हो रही है। तो ये जो वाम मार्गी सेक्ट था इसका विकास होता है, और विकास कैसे होता है, इसमें बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध के विचारों के भी अंश पाए जाते हैं, और जो शाक्त संप्रदाय था, शाक्त धर्म था, उसके भी इसमें अवशेष मिलते हैं। दोनों का ये कॉम्बिनेशन था। तो इस प्रकार से एक नया सेक्ट यहाँ डेवलप होता है, और ये समय वही था मध्यकाल का दौर, मतलब महमूद गजनवी के आक्रमण का समय। इस समय इस प्रकार का एक नया सेक्ट भारत में सामने आता है। ये पहला कथन है, ये सही है अथवा नहीं आपको अभी बताना है। इसके बाद जो सेकेंड वाला है उसको देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ द इविल प्रिवेलिंग इन द रिलीजन एंड सोसाइटी। रिलीजन और सोसाइटी दोनों, मतलब धर्म पर भी और समाज पर भी, ऑफ दिस टाइम कैन आल्सो बी सीन ऑन आर्ट। यह जो समय था, यह जो महमूद गजनवी के आक्रमण का समय था, यह मध्यकाल का ये संक्रमणकालीन दौर था। मध्यकाल जो था वो संक्रमण काल था। इस समय बाहर से बहुत सारे आक्रमण होते हैं, और हमारी जो सभ्यता है, हमारे देश की जो संस्कृति है, वो लगातार इनसे संक्रमित होती है और प्रभावित होती है। तो यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि यह जो इन्फ्लुएंस था, यह जो प्रभाव था, यह अच्छा नहीं था। यह कैसा था? इविल था, यानी बुरा था। तो जो बुरा प्रभाव पड़ता है किस चीज पर? धर्म पर, और जो हमारी सोसाइटी है यानी समाज था उस पर। तो उसका असर हमें कला पर भी देखने के लिए मिलता है। देखिए, जो समाज और धर्म होता है उसी के द्वारा कला का जन्म होता है। धर्म को आधार बनाकर कला विकसित होती है, या समाज के लोग जो हैं वो अपनी विचारधारा के आधार पे आर्ट का डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्ट हो, ड्राइंग हो या किसी भी प्रकार की शिल्प कला हो, कुछ भी हो। कला की जितनी विधाएं हैं सबका विकास समाज से जुड़ा हुआ होता है। तो समाज में अगर बदलाव होंगे, समाज में लोगों की सोच में अगर परिवर्तन आएगा, तो कला निश्चित रूप से प्रभावित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वही यहाँ कहा गया है कि इस समय का जो आक्रमण था, आक्रमणकालीन दौर था, बार बार एक के बाद एक वो आक्रमण करता है, 17 बार आता है भारत में और भारत को उजाड़ने की कोशिश करता है। तो यह जो आक्रमण का दौर था, इस समय गहरा असर पड़ता है कला पर भी, और वो असर कैसा था? गलत प्रभाव था। आगे देखते हैं, जो थर्ड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि एट दिस टाइम विच ऑफ स्केयर्ड लव रिलेशनशिप ऑफ राधा कृष्ण आर नाउ बीन डिस्पेक्टेड इन एन ऑडियस वे। यहां ये कहा गया है कि राधा कृष्ण का जो प्रेम था, राधा कृष्ण का जो विशुद्ध प्रेम था, उसको यहाँ गलत तरीके से, उसमें अश्लीलता घुसाकर उसे एक तरह से कहा जाए तो वासनापूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया गया। मतलब उसमें वासना को शामिल करके दर्शाने का प्रयास किया गया, और ये इस समय हुआ, यानी मध्यकाल के दौर में हुआ। अदरवाइज हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि राधा कृष्ण का जो प्रेम था वो निस्वार्थ प्रेम था, उसमें वासना या इस प्रकार की जो बुराइयां हैं, जो जघन्य बुराइयां हैं, उनका कोई स्थान नहीं था। अगर प्रेम की कला सीखनी है तो श्री कृष्ण से सीखनी चाहिए, ये हर आदमी मानता है। जो भी सही अपने विचार रखता है वो ये मानता है। तो राधा और कृष्ण का जो विशुद्ध प्रेम था उसको यहाँ गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया। ये बातें हैं। कुल मिलाकर थर्ड स्टेटमेंट तक हमने देखा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। देख लीजिए, ये आपके विकल्प है, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, देखकर बताइएगा। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला। इसमें जितने हैं सब ठीक हैं, जितनी बातें कही गई हैं सभी ठीक है। कौन कौन सी बातें थी? तो इसमें मूल रूप से ये दर्शाने का प्रयास किया गया था कि जो धार्मिक और सामाजिक जीवन था, यानी हमारी जो पूरी सभ्यता थी, भारतीय सभ्यता थी, उस पर महमूद गजनवी के आक्रमण का बुरा प्रभाव पड़ता है। हमारी कला, हमारा धर्म, हमारा समाज, सब कुछ उससे संक्रमित हो जाते हैं। उसका इविल इन्फ्लुएंस या एक तरह से इविल इफेक्ट पड़ता है। और उसमें राधा कृष्ण को भी शामिल किया गया। राधा कृष्ण का जो नाम था उसे भद्देपन के जरिए पेश किया गया, मतलब उसमें वासना को घुसा दिया गया। यहाँ पर निस्वार्थ प्रेम वाला जो भाव था वो लुप्त होने लगा। इसके बाद जो वाम मार्गी सेक्ट था ये सामने आता है, और इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब बौद्ध धर्म का भी इसमें समावेश मिलता है, और साथ में जो शाक्त होते हैं उनका भी इसमें असर दिखाई देता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, अर्थात तीनों ही इसमें करेक्ट है। डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ द इविल प्रिवेलिंग इन द रिलीजन एंड सोसाइटी ऑफ दिस टाइम कैन आल्सो बी सीन ऑन आर्ट। वही चीज कही गई है जो स्टेटमेंट में थी। मतलब यहाँ पर एक गलत प्रभाव देखने के लिए मिलता है समाज और धर्म पर, और उससे जो कला थी वो भी अछूती नहीं रहती है, कला पर भी उसका गहरा असर पड़ता है।
द इमेज ऑफ नेक्ड आइडल मेड ऑन द टेम्पल ऑफ खजुराहो। खजुराहो के जो मंदिर थे वो इसका जीता जागता नमूना है। ये उसी समय के हैं, मतलब उसी काल के बने हुए हैं। और उस समय कला में कितनी वासना घुस गई थी, कितनी ज़्यादा अश्लीलता का समावेश हो गया था, ये हमें खजुराहो में देखने के लिए मिलता है। खजुराहो के जो टेम्पल हैं वो भले ही यूनेस्को का हिस्सा है, मतलब यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है उसमें शामिल हैं, लेकिन आप उसे अगर सपरिवार देखने जा रहे हैं तो आप अपने बच्चों को उसे खुले तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो वयस्क हैं वो तो समझ लेंगे, लेकिन जो बच्चे हैं उन्हें आप कैसे समझाइएगा। तो वो वासनापूर्ण कला का एक नमूना है। कलाकृतियाँ उत्कृष्ट हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वैसी बेजोड़ जो स्थापत्य है उसको बनाना बहुत मुश्किल काम है, वर्तमान समय में नहीं बन सकता, लेकिन उसमें जो मूल भावना है वो अच्छी नहीं है, सामाजिक दृष्टिकोण से वो अच्छी नहीं है। तो इसलिए यहाँ ये कहा गया कि ये जो मध्यकालीन दौर था, खासतौर पे ये इसके आक्रमण का जो समय था महमूद गजनवी के, इस समय कला पे काफ़ी गलत प्रभाव पड़ता है और उसके पीछे जिम्मेदार होता है धर्म, और जो हमारी सभ्यता है, हमारा जो समाज था वो पहले से ही इससे प्रभावित था, संक्रमित था। तो यहाँ जो खजुराहो के टेम्पल्स हैं वो इसका जीता जागता नमूना है। इसके अलावा पुरी में भी ऐसा उदाहरण आपको देखने के लिए मिलेगा। सिंबलाइज द इंटरेस्ट ऑफ आर्ट ऑफ द डे, मतलब ये सब उस समय के जो रुझान वाले क्षेत्र थे वो माने जाते हैं। मतलब लोगों का रुझान किस ओर था, ये उस समय के जो स्थापत्य हैं वो दर्शाते हैं। अपने इतिहास को जानने के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या तो पुराने समय की जो किताबें होती हैं, पांडुलिपियाँ होती हैं, उनको हम यूज़ करते हैं। अदरवाइज जितने पहले के स्थापत्य हैं, जितने शिल्प हैं, उसको हम देखते हैं और उसके आधार पर अंदाजा लगाते हैं कि पहले के समय में हमारे जो पूर्वज थे या हमारा जो समाज था उसकी सोच कैसी थी, उसके विचार कैसे थे। तो यहाँ जो खजुराहो के टेम्पल है या पुरी वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर आप देखेंगे कि उस समय के लोगों के विचार साफ साफ दिखाई देते हैं। जो आदमी सोचता है वही बनाता है, कलाकार की मानसिकता जैसी होगी वैसा ही वो उकेरेगा, ये बात पक्की है। तो वही चीज़ यहाँ भी है। इसके बाद जो सेकेंड वाला पैरा है उसमें कहा गया है कि एट दिस टाइम द लव ऑफ राधा कृष्ण was being described in a very objectionable manner, मतलब ये आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया। राधा कृष्ण का जो विशुद्ध प्रेम था, निस्वार्थ प्रेम था, उसको यहाँ बहुत ही आपत्तिपूर्ण तरीके से पेश किया गया। मतलब उसमें वासना को घुसा दिया गया, अश्लीलता को घुसा दिया गया, और इस वजह से आपत्ति करने की इच्छा होती है। फिलहाल किससे आपत्ति करेगा? जो लोग लिख चुके हैं वो मर गए, वो आज के समय में जिंदा तो है नहीं। हाँ, उनके ग्रंथ जिंदा है। तो यहाँ पर कुछ किताबों के उदाहरण है, जैसे जयदेव का गीत गोविंद। जयदेव की जो गीत गोविंद है उसमें राधा कृष्ण के प्रेम को अच्छे ढंग से पेश नहीं किया गया है। वहाँ पर निस्वार्थ प्रेम की भावना नहीं है, बल्कि उसमें शारीरिक आकर्षण की भावना है। तो यहाँ जो छवि है वो खराब की गई, और इसका सीधा सीधा जो जिम्मेदार कारण था वो बाहरी आक्रमण था, बाहरी सभ्यता का इसमें गहरा असर दिखाई देता है। तो ये हमने इसमें व्याख्या के तौर पे देखा, और इसका डी वाला करेक्ट है, यानी जितने भी स्टेटमेंट आप देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, वो तीनों ही सही है। आगे चलते हैं। 47 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ भी स्टेटमेंट्स हैं। कौन कौन से हैं? तो उत्बी हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ होमर ऑफ द ईस्ट। उत्बी को होमर ऑफ द ईस्ट या ईस्ट का होमर कहा जाता था, मतलब पूर्व का होमर कहा जाता था। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि द मोस्ट फेमस कंपोजिशन ऑफ फिरदौसी इज शाहनामा। फिरदौसी का जो सबसे प्रसिद्ध संकलन है या सबसे प्रसिद्ध रचना है, कंपोजिशन का मतलब यहाँ पे रचना से है, तो फिरदौसी की जो सबसे पॉपुलर या फेमस रचना है वो शाहनामा है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि फिरदौसी वाज द फाउंडेशन ऑफ पर्सियन लैंग्वेज। मतलब यह जो था यह फाउंडेशन था किसकी? पर्सियन लैंग्वेज की। पर्सियन लैंग्वेज का मतलब क्या? फारसी भाषा की। तो यहाँ ये कहा गया है कि फिरदौसी जो था वो फारसी भाषा की नींव कहा जाता है, उसका आधार माना जाता है। इसके बाद जो चौथा वाला स्टेटमेंट है यानी फोर्थ वाला है, उसमें आप देख रहे हैं महमूद गजनबी वॉज अ पैट्रॉन ऑफ स्कॉलर एंड आर्टिस्ट। महमूद गजनबी जो था वो स्कॉलर और आर्टिस्ट जो होते थे, मतलब जो विद्वान और कलाकार होते थे। कलाकार में कई तरह के कलाकार हो सकते हैं, मतलब उनके खुद के गुण वाली कला भी हो सकती है, और इसके अलावा जो शिल्प कलाकार होते हैं या चित्रकार होते हैं, उन सबको इसमें शामिल किया जाता है। तो इन सब का ये प्रशंसक था, इन सबको अपने पास रखना चाहता था, इनसे ये लगाव रखता था। तो ये कुछ बातें हैं, मतलब 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं, और हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। देख लीजिए, पहले वाले में ये कहा गया है कि उत्बी को टाइटल दी गई थी होमर ऑफ द ईस्ट की। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि फिरदौसी की सबसे प्रसिद्ध रचना थी शाहनामा। इसके बाद जो तीसरा वाला स्टेटमेंट है उसमें फिर से फिरदौसी का नाम आया है। तो फिरदौसी वाज द फाउंडेशन ऑफ पर्सियन लैंग्वेज। यह पर्सियन लैंग्वेज का यानी फारसी भाषा का आधार स्तंभ था, फाउंडेशन था।
इसके बाद जो चौथा वाला है उसमें कहा गया कि महमूद गजनबी वाज अ पैट्रॉन ऑफ स्कॉलर एंड आर्टिस्ट, मतलब यह स्कॉलर्स और आर्टिस्ट जो होते थे उनका पैट्रॉन था, उनका सबसे बड़ा प्रशंसक था। अब यहाँ देखिए इसमें जो विकल्प है वो आपके सामने है, 4 ऑप्शन है और 4 स्टेटमेंट हैं। देखकर बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। सभी सही होंगे या इसमें से कुछ ठीक होंगे। ऑल वाला ऑप्शन भी है तो उसमें भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न देख लीजिए और इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला। सी का मतलब यह है कि दूसरा, तीसरा और चौथा तो ठीक है लेकिन पहला गलत है। दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। देखते हैं कौन कौन सा। तो दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये एकदम करेक्ट है, लेकिन जो पहला है वो सही नहीं है। होमर ऑफ द ईस्ट की जो टाइटल है वो उत्बी ने धारण नहीं की थी। तो आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसका सी वाला होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, व्याख्या में क्या कहा गया है। फिरदौसी हैज बीन गिवन द टाइटल ऑफ होमर ऑफ द ईस्ट। फिरदौसी को होमर ऑफ द ईस्ट या ईस्ट का होमर इस प्रकार की उपाधि से नवाजा गया था। इट वॉज फिरदौसी हु लेड द फाउंडेशन ऑफ पर्सियन लैंग्वेज। फिरदौसी ही था जिसने पर्सियन लैंग्वेज की फाउंडेशन रखी। हु स्टार्टेड इट विथ हिज क्रिएशन शाहनामा, और उसने इसे शुरू कहाँ से किया था, मतलब इसकी नींव डालनी उसने आरंभ कहाँ से की थी, अपनी रचना शाहनामा से। शाहनामा नाम का जो उसका ग्रंथ था, उसकी जो पुस्तक थी, उससे उसने फारसी भाषा की नींव डाली थी, फाउंडेशन उसकी तैयार की थी। इसके बाद महमूद गजनबी के बारे में दिया है। तो महमूद गजनबी वाज अ पैट्रॉन ऑफ स्कॉलर्स एंड आर्टिस्ट। महमूद गजनबी जो था वो विद्वानों और कलाकारों का बड़ा प्रशंसक था, उन्हें अपने दरबार में रखता था और अपने साथ रखता था। देखिए दोस्तों, महमूद गजनबी के बारे में बुराइयां भी हैं और अच्छाइयां भी हैं। यह बहुत ही ज़्यादा योग्य व्यक्ति था, काबिल व्यक्ति था, और अपनी काबिलियत के बूते ही यह राज्य पर कब्जा करता है, अपने भाई को हराकर, पीछे आपने देखा था, और उसके बाद अपने साम्राज्य का विस्तार भी करता है, और उसके बाद बगदाद के खलीफा को ये काफ़ी प्रभावित भी करता है। और इसके अंदर अहंकार की भावना नहीं होती है। अहंकार की भावना इसलिए नहीं होती है क्योंकि अगर अहंकार होता तो ये अपने सिक्कों पर और अपने जितने भी खुतबे और मुहरें होती हैं उस पर अपना नाम सुल्तान के रूप में दर्ज करवाता। ये चाहता तो सुल्तान की उपाधि को खुद धारण करता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। सुल्तान की उपाधि ये चाहता था कि खलीफा इसको दे। बाद में हालांकि इसे मिलती है, लेकिन फिर भी ये अमीर महमूद के नाम से ही संतुष्ट हो जाता है, मतलब उसी उपाधि से ये संतोष कर लेता है। तो एक राजा के अंदर अहंकार का न होना या कम होना ये बड़ी बात होती है। तो ये इसके अंदर थी, मतलब ये क्वालिटी इसके अंदर थी, लेकिन लालच से ये पूरी तरह से डूब गया था। लालच ने इसे अंधा कर दिया था, और उसी लालच की वजह से ये भारत पर बार बार आक्रमण करता है, और इस वजह से इसकी इमेज जो है ये एक लुटेरे की बन जाती है। तो अपने देश में इसका जो इतिहास है वो लुटेरे का ही है। वैसे इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ भी थी, अच्छे गुण भी थे। तो वही चीज़ यहाँ भी है कि महमूद गजनबी ये जो था ये स्कॉलर्स और आर्टिस्ट का बहुत बड़ा प्रशंसक था, मतलब विद्वानों और कलाकारों को ये सम्मान देता था। द स्कॉलर्स हु गॉट पैट्रोनेज इन इट्स कोर्ट वर अल-बरूनी, उत्बी, फराबी, इसके अलावा बैहाकी, पर्सियन पोएट, उजारी, फिरदौसी एक्सेट्रा। मतलब यहाँ ये बताया गया है कि कौन कौन से लोग इसके दरबार में आश्रय प्राप्त किए हुए थे। ये कलाकारों और जो विद्वान होते थे उन्हें आश्रय देता था, अपने दरबार में रखता था और उन्हें सम्मानित करता था। तो इसमें कौन कौन लोग हैं? अल-बरूनी है, इसके अलावा उत्बी है, फराबी है, बैहाकी है, और पर्सियन कवियों के तौर पे अगर देखें तो पर्सियन जो कवि थे यानी फारसी भाषा के जो कवि थे उसमें उजारी है, और फिरदौसी का नाम आपने देखा तो वह भी इसके दरबार में शामिल था, इसकी कृपा का पात्र था। इस प्रकार के अनेकों हैं। यहाँ जो ETC लिखा हुआ है यानी एक्सेट्रा, तो इसका मतलब है कि और भी ये जो लिस्ट है ये लंबी है। तो यह विद्वानों का सम्मान करता था, ये एक बड़ी बात है, और विद्वानों का सम्मान करता था तो इसका मतलब ये है कि ये खुद बुद्धिमान रहा होगा। तो ये इसकी अच्छाइयाँ हैं। यहाँ कुछ क्वालिटीज़ के भी हम दर्शन करते हैं। फिलहाल तो ये जितने भी स्टेटमेंट थे ये करेक्ट थे, लेकिन पहला वाला गलत था। पहले वाले में ये कहा गया है कि उत्बी को टाइटल दी गई थी होमर ऑफ द ईस्ट की, ये इसमें गलत है। यहाँ पर उत्बी की जगह क्या होगा? फिरदौसी होगा। ये जो टाइटल थी ये फिरदौसी को दी गई थी। आपने देखा कि उत्बी और फिरदौसी दोनों ही महमूद गजनबी की कृपा पात्र होते हैं, लेकिन जो होमर ऑफ द ईस्ट की उपाधि है ये फिरदौसी को मिलती है। ये वाला स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग था, बाकी जितने हैं वो करेक्ट है, और इसीलिए हमने सी वाले विकल्प का चयन किया है। इसमें जो ऑप्शन होगा वो सी होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 को देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लेन पून हैज गिवन अल-बरूनी द टाइटल ऑफ पूर्वीय श्री पैपीय। पूर्वीय श्री पैपीय की जो उपाधि है वो लेन पूल ने यहाँ पे अल-बरूनी को दी थी, ऐसा यहाँ कहा गया है।
इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट है यानी सेकंड वाला, उसमें कहा गया है कि गजनी वाज कॉल्ड द वंडर ऑफ द ईस्ट। इसे पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था। किसे? गजनी को। इसके बाद मोहम्मद गोरी कंस्ट्रक्टेड बांध ए सुल्तान डैम ऑन द नावार रिवर। नावार नदी पर बांध ए सुल्तान नाम का एक बांध यानी डैम बनवाने वाला जो शासक था वो मोहम्मद गोरी था, ऐसा कहा गया है। इसके बाद मोहम्मद हैड 2 सन्स। मोहम्मद के 2 बेटे थे, इसके 2 पुत्र थे, ऐसा कहा गया है। ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने है। आपको ये बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। देख लीजिए, ये विकल्प हैं और ये स्टेटमेंट्स हैं, देख लीजिए। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाला, यानी दूसरा और चौथा इसमें करेक्ट है, लेकिन पहला और तीसरा इनकरेक्ट है यानी गलत है। तो दूसरा और चौथा पहले है कौन सा देख लेते हैं। तो दूसरा वाला ये सही है कि गजनी वाज कॉल्ड द वंडर ऑफ द ईस्ट, मतलब गजनी जो क्षेत्र था ये वंडर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था यानी पूर्व का आश्चर्य कहा जाता था। इसके बाद जो चौथा वाला स्टेटमेंट है वो सही है कि मोहम्मद के 2 बेटे थे, लेकिन फर्स्ट और थर्ड गलत है। कैसे गलत है? तो आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें जो आंसर होगा वो ए वाला होगा। देखिए एक्सप्लेनेशन। मोहम्मद गजनवी, माफ कीजिएगा, महमूद गजनवी हैड अ रॉयल राइटर बैहाकी। महमूद गजनवी के पास एक शाही लेखक था जिसका नाम बैहाकी था। बैहाकी का नाम आपने पीछे भी देखा है। 996 से लेकर 1077 ये जो इसका समय काल था उसको बताया गया है। लेनपून हैज गिवन द टाइटल ऑफ पूर्वीय श्री पैपीय टू बैहाकी। तो लेनपून ने यह जो टाइटल है, टाइटल कौन सी? पूर्वी श्री पैपीय की जो टाइटल थी यह बैहाकी को दी थी। वहां पर दिया हुआ है कि यह टाइटल अलबरूनी को दी गई थी, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। पहला वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत क्यों था? क्योंकि यहाँ जो टाइटल है वो बैहाकी को मिली थी, न कि अलबरूनी को। यहाँ नाम गलत दिया था। तो ये सही जानकारी आप ले लीजिए। ये जो टाइटल थी पूर्वी श्री पैपीय की, इसको देने वाला कौन था? लेनपून था। और इसको लेने वाला कौन था? बैहाकी था। और ये जो समय था ये महमूद गजनवी का था। आगे देखिए, महमूद गजनवी बिल्ट द फ्लड ए सुल्तान डैम। फ्लड ए सुल्तान डैम जो था वो नावार नदी पर बनाने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। और इसके बाद महमूद गजनवी हैड 2 सन्स। महमूद गजनवी के 2 बेटे थे। यहाँ जो आपने देखा था यहाँ शायद प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया था, यहाँ महमूद होगा, मोहम्मद नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद का मतलब मोहम्मद गोरी से हो जाएगा, फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये कहा गया था कि महमूद हैड 2 सन्स, तो महमूद के 2 बेटे थे, यानी महमूद गजनवी की बात की जा रही है तो उसके 2 बेटे थे, ये सही है। यहाँ दिया भी है, देख लीजिए। महमूद गजनवी हैड 2 सन्स मसूद एंड मोहम्मद। अब महमूद गजनवी के जो 2 बेटे थे उनका नाम देख लीजिए, मसूद है और मोहम्मद है। इवन बिफोर हिज डेथ महमूद हैड डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन हिज 2 सन्स। अपनी मृत्यु से पहले, अपने मरने से पहले जो महमूद गजनवी था उसने अपने बेटों में प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दिया। अपने सन्स में जो प्रॉपर्टी थी उसकी, उसका जो पूरा साम्राज्य है, उसका पूरा जो जमीन जायदाद का क्षेत्र था उसे इसने डिवाइड कर दिया ताकि झगड़ा ना हो। लेकिन झगड़ा तब भी होता था, साम्राज्यवादी जो नीतियां थी, विस्तारवादी नीतियां, उससे टकराव आपस में होता था। फिलहाल यहाँ पे बंटवारा होता है और इसके जो 2 बेटे हैं उनका नाम जान लीजिए। तो इसमें मसूद था और मोहम्मद था, इसे हम देखते हैं। तो इसमें कुछ स्टेटमेंट गलत थे, 2 गलत थे और 2 सही था। गलत कौन कौन सा था? पहला वाला गलत था जिसमें कहा गया कि लेनपूल ने अल बरूनी को ये टाइटल दी थी, जबकि उसने ये टाइटल बैहाकी को दी थी। इसके बाद जो सेकंड वाला था वो सही था कि गजनी को ईस्ट का वांडर कहा जाता है, आश्चर्य कहा जाता है। और थर्ड वाला गलत था। थर्ड वाले में जो मोहम्मद गोरी का नाम दे दिया है उसकी जगह महमूद गजनवी होगा। महमूद गजनवी ने ये बात बनवाया था। चौथा वाला सही था। चौथे वाले में ये कहा गया कि महमूद के 2 बेटे थे, तो 2 बेटे थे मसूद और मोहम्मद। ये हमने 48 नंबर के क्वेश्चन में देखा। और जो महमूद गजनवी था उसके बारे में कुछ और जानकारियां देख लीजिए। महमूद का भारत में जो अंतिम आक्रमण था, ये कई बार आक्रमण करता है, 17 बार। तो उसमें से जो लास्ट वाला आक्रमण था वो जाटों और खोखरों के खिलाफ था। जो जाट जाति के लोग होते थे और खोखर, उनके खिलाफ ये पहला अंतिम अभियान चलाता है। और लगभग 1030 ईस्वी में गजनी में महमूद की मृत्यु हो जाती है। यह मरता कब है ये लगभग दिया हुआ है, मतलब ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। तो 1030 ईस्वी के आसपास इसकी मृत्यु हो जाती है। और इतिहासकारों का जो पूरा ग्रुप है, जितने भी हैं, उनमें महमूद के आक्रमणों के पर्पस को लेकर विवाद है। आपस में उनमें एक राय नहीं है, एक मत नहीं है। अधिकतर लोगों का ये कहना था, ज्यादातर जो इतिहासकार थे उनका ये कहना था कि इस आक्रमण का उद्देश्य एकमात्र धन की प्राप्ति था और अपने आक्रमणों को वैधानिकता देने के लिए, मतलब कानूनी रूप से जायज बनाने के लिए
कहीं भी आक्रमण करना ये नाजायज होता है, सही नहीं होता। कानूनी रूप से ये इलीगल माना जाता है। पहले के समय में सजा तो नहीं होती थी क्योंकि ऐसा कोई फिक्स कानून नहीं था, लेकिन फिर भी कानूनी या न्याय की दृष्टि से ये सही नहीं हो सकता। तो उसने क्या किया, उसने बड़ी ही चालाकी से अपने आक्रमणों को कानूनी ढांचा पहनाने के लिए या कानूनी खोल पहनाने के लिए वहां पे उसे जिहाद का नाम दे दिया या धार्मिक उन्माद का रूप प्रदान कर दिया। वही बात है, जिहाद का नाम आप देंगे तो वहां धार्मिक उन्माद की पूरी पूरी गुंजाइश होती है। और एक तरफ इसके आक्रमणों के परिणाम का जो हम दर्शन करते हैं वो विनाशकारी है, मतलब आक्रमण जो होते हैं उससे विनाश होता है, ये आप जानते ही हैं। और दूसरी ओर हिंदू और इस्लामिक संस्कृतियों के बीच में विनिमय की प्रक्रिया शुरू होती है। यहाँ जो विनिमय है अर्थात लेन और देन है वो स्टार्ट होता है। और लेन देन किसका, गुणों का, सभ्यताओं का और रहन सहन का, ये सब आपस में स्टार्ट होता है। और इन अभियानों में इसके साथ तहकीक हिंद का मतलब क्या, वही किताबुल हिंद की बात की जा रही है। तो उसके लेखक अलबरूनी, इसके अलावा बैहाकी, उतबी जैसे जो विद्वान हैं वो भारत आते हैं, इसके साथ आते हैं। और बैहाकी और फिरदौसी जैसे विद्वान इसके दरबार से संबंधित थे। महमूद ने भारत में एक सेना गठित की थी। भारत में आने के बाद उसने एक लोकल लेवल पे आर्मी का गठन किया था और उसकी कमान एक हिंदू को सौंपी थी, मतलब सेनापति के तौर पे उसने एक हिंदू को नियुक्त किया था। ऐसा क्यों, ताकि वो जो स्थानीय स्तर का प्रभाव है उसे मजबूत कर सके। ये कुछ बातें महमूद गजनवी के बारे में थी और उसे हमने देखा। और इसमें जो स्टेटमेंट है वो 4th वाला सही है और 2nd वाला सही है, लेकिन पहला और तीसरा गलत है। इसके आधार पे हमने ए वाले का सिलेक्शन किया है। व्याख्या हम देख चुके हैं, आगे चलते हैं। 49 नंबर के क्वेश्चन को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सनसबनी रूलर्स। सनसबनी रूलर्स, यहाँ जो नाम दिया है ये किस प्रकार के शासक थे, ये सनसबनी रूलर्स थे, मतलब इस प्रकार के शासक थे। अभी ये है क्या ये भी देखेंगे। तो इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है। पहला वाला देखिए, दीज वर द पीपुल ऑफ अरब, ये अरब के लोग थे। ये जो सनसबनी रूलर्स का नाम दिया हुआ है ये अरबी लोग थे। इट्स रूलर मुहम्मद वाज सक्सीडेड बाय हिज सन कुतुबुद्दीन हसन। इसके बाद जो 3rd वाला है उसको देख लीजिए, कुतुबुद्दीन हसन वाज सक्सीडेड बाय हिज सन इजाउद्दीन हसन या इजाउद्दीन हुसैन इन्हें कहा जाता था। इसके बाद जो 4th वाला है उसमें कहा गया है कि इजाउद्दीन या इजुद्दीन इन्हें कहा जाता है। तो इजुद्दीन हैड 4 सन्स, मतलब इसके 4 बेटे थे, इजुद्दीन के 4 पुत्र थे। ये सनसबानी या सनसबनी जो वंश था, मतलब ये रूलर्स थे, इनका पूरा एक वंश था, इनकी पूरी डायनेस्टी थी। इनके बारे में कुछ कथन दिए हुए हैं। आपको पहले तो ये बताना है कि दीज वर द पीपुल ऑफ अरब, मतलब ये अरब के लोग थे। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट है उसमें आप देख रहे हैं ये जो 4 स्टेटमेंट है इस पर ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको ये बताना था कि नॉट करेक्ट कौन सा है, इसमें से गलत कौन सा है उसका सिलेक्शन आपको करना है। 1 and 4 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only या फिर ऑल, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कोई 2 सही हो सकते हैं, पहला चौथा सही हो सकता है। माफ कीजिएगा, नॉट करेक्ट दिया है तो यहाँ पर गलत की तलाश करनी थी। तो पहला और चौथा गलत हो सकता है, दूसरा और तीसरा गलत हो सकता है, तीसरा और चौथा गलत हो सकता है या फिर सभी गलत हो सकते हैं। जितने दिए हैं वो सब गलत हो सकते हैं, यहाँ ऐसा भी हो सकता है। और दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ए वाला, ए यानी 1 and 4 only। इसमें नॉट करेक्ट ढूंढना था तो पहला और चौथा गलत है। पहला और चौथा जो स्टेटमेंट दिया है सनसबनी राजवंश के बारे में, डायनेस्टी के बारे में, वो गलत है। देख लीजिए कौन कौन सा है। पहला ये वाला गलत है और चौथा ये वाला गलत है। इसमें सही कौन कौन सा है, दूसरा और तीसरा, लेकिन हमें गलत की ही तलाश करनी थी, हमें गलत खोजना था। तो गलत कौन सा है, पहला चौथा। तो हमें विकल्प में पहला चौथा कहाँ मिलेगा, ए वाले में मिलेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन हमारा ए वाला सही है। ये तो बात हुई उत्तर की। अब आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं और ये जानते हैं कि ये सनसबनी है क्या असल में। मतलब ये नया नया वर्ड सुनाई दे रहा है तो ये असल में है क्या। देखिए 12वीं शताब्दी के मध्य में, जो 12वीं शताब्दी थी यानी 12th सेंचुरी थी, उसके मिडिल वाले पार्ट में, मिडिल टाइम पीरियड में गोरी वंश का उदय होता है। गोरी डायनेस्टी जो है वो राइज होती है, उसका उदय होता है। और गोरी साम्राज्य का आधार जो नॉर्थ वेस्ट वाला अफगानिस्तान का पोर्शन था वो था। मतलब नॉर्थ वेस्ट वाला जो अफगानिस्तान का हिस्सा था वो इसका पूरा बेस था, वहीं इसकी फाउंडेशन थी। आरंभ में गोरी गजनी के अधीन था। गजनी का पूरा जिक्र आप पीछे देख चुके हैं। तो गोरी जो साम्राज्य था वो गजनी के अधीन था। और गोर में जो वंश प्रधान था, मतलब ये गोर क्षेत्र था एक, आपने देखा कि ये उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान का हिस्सा था। तो यहाँ पे जिस वंश का प्रभुत्व था, वर्चस्व था, उसका नाम संचबनी था।
यहाँ पे गोर एक क्षेत्र है और पूरा गोरी वंश या गोरी साम्राज्य से कहा जाता है। वंश कहना सही नहीं रहेगा, यहाँ गोरी साम्राज्य कहना उचित होगा। तो आपने देखा कि 12th सेंचुरी में गोरी वंश का या गोरी डायनेस्टी का उदय होता है और गोरी साम्राज्य का जो बेस था, फाउंडेशन थी, वो नॉर्थ वेस्ट अफगानिस्तान में थी और आरंभ में ये गजनी के अधीन था, ये भी आप देख चुके हैं। और गोर में जो वंश प्रधान था, जो डायनेस्टी मुख्य रूप से थी, उसका नाम संशबनी था। यहाँ जो संशबनी शब्द आया है वो कहाँ से आया है? ये प्रधान वंश गोर का माना जाता था। और मोहम्मद गोरी, जिसका नाम आप आगे देखेंगे और आगे उसी की चर्चा होने वाली है, तो मोहम्मद गोरी इसी वंश का था, संशबनी वंश से ही उसका संबंध था। और अब समझ में आया कि हम लोग इसको क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आगे मोहम्मद गोरी की चर्चा होगी, तो इसीलिए यहाँ से शुरुआत हुई है। और मोहम्मद गोरी इसी वंश का था और गोरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे पहले जितने भी आक्रमणकारी बाहर से मुस्लिम आए हैं, वो आक्रमण के उद्देश्य से आए थे, मतलब लूटपाट करना उनका मूल पर्पस था। कुछ बदला लेने के उद्देश्य से आए थे, जैसे शुरुआती अभियान आपने देखे मोहम्मद बिन कासिम से पहले वाले जो अभियान थे उसमें क्या था? बदला लेना उद्देश्य था। मोहम्मद बिन कासिम का भी जो आक्रमण था वो भी बदला लेने के उद्देश्य से ही हुआ था। वहाँ पे जहाज की लूटपाट की गई थी देवल बंदरगाह पे, तो इस वजह से वो लोग आए थे। उसके बाद आपने गजनवी को देखा, जो कि लालच से आया था, यहाँ की संपदा उसे अट्रैक्ट की थी, खींच लाई थी। लेकिन यहाँ पर ये जो गोरी हैं, ये संशबनी वंश से संबंधित है, इस डायनेस्टी से इनका संबंध है। तो इसे यानी मोहम्मद गोरी को भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और संशबनी वंश तुर्कों की एक शाखा थी। जो तुर्क होते थे उनकी ये एक ब्रांच थी, जो कि पूर्वी ईरान से आकर गोर प्रदेश में बस गए थे। मतलब ये गोर क्षेत्र में आए कहाँ से? गोर क्षेत्र कौन सा था? वही उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान वाला हिस्सा। तो वहाँ पर इनका आगमन कहाँ से हुआ? तो ये आए थे ईरान से। ईरान का जो ईस्टर्न पार्ट था वहाँ से इनका आगमन होता है। और ये असल में तुर्कों की ही एक ब्रांच है, मतलब तुर्क लोग जो थे उसी में से ये ब्रांच के रूप में अलग हो जाते हैं। और मोहम्मद गोरी ने संशबनी वंश को शक्तिशाली बनाया और उसे गजनी में प्रतिष्ठित किया। गजनी को अपना मुख्य स्थान बनाकर उसने भारत पर कई आक्रमण किए और दिल्ली सल्तनत का जो मार्ग है वो यहीं से निकलकर बाहर आता है। जो दिल्ली सल्तनत थी उसका पूरा रास्ता यहीं से क्लियर होता है, यहीं से उसकी नींव पड़नी एक तरह से शुरू हो जाती है। यहाँ तक हमने संशबनी राजवंश के बारे में देखा, मतलब ये डायनेस्टी थी पूरी और ये गोर वाले हिस्से में रहते थे, जो कि अफगानिस्तान का पार्ट है। और इनका मूल जो स्थान था वो ईरान वाला क्षेत्र था, पूर्वी ईरान से इनका आगमन हुआ था। और मोहम्मद गोरी इसी डायनेस्टी से, इसी वंश से संबंध रखता था। और ये बात हो रही है 12वीं शताब्दी की। तो फिलहाल यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है इसको भी देख लीजिए। वही चीज कही गई है कि पीपुल फ्रॉम ईस्टर्न ईरान, यानी जो पूर्वी ईरान था वहां से आए हुए लोग जो कि गोर प्रदेश में आकर बस गए थे। गोर प्रदेश कहाँ पे है? ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है अफगानिस्तान का, गजनी वाला क्षेत्र, उसे यहाँ पे कहा गया संशबनी। ये जो संशबनी लोग थे ये असल में गोर वाले हिस्से में बस गए थे और इनका आगमन हुआ था पूर्वी ईरान से। दे कॉन्सिडर्ड द पार्ट ऑफ गजनी एज नॉमिनल, मतलब इन्हें गजनी का ही हिस्सा माना जाता था, गजनी का ही इन्हें एक भाग मानकर उसी तौर पे देखा जाता था। यहाँ हमने देखा भी है। इसके अलावा और भी कहा गया है। इजुद्दीन के बारे में जो कथन है उसको देख लीजिए। इजुद्दीन के 6 बेटे थे। टोटल कितने पुत्र थे? 6 पुत्र थे। कौन कौन है? तो सफ़ीउद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, मोहम्मद है, नसीरुद्दीन है, इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन इसका नाम था, और बहाउद्दीन समा, फकरुद्दीन मसूद और मोहम्मद। इस प्रकार से नसीरुद्दीन मोहम्मद एक पूरा नाम है, मतलब इन्हें एक बार फिर से देख लीजिए। इजुद्दीन के 6 बेटे थे। कौन कौन सा? तो सैफुद्दीन था, इसके बाद कुतुबुद्दीन था, कुतुबुद्दीन मोहम्मद, इसके बाद नासिरुद्दीन मोहम्मद, इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन, फिर बहाउद्दीन समा और फकरुद्दीन मसूद। इस प्रकार से इसके 6 बेटे थे। आफ्टर द डेथ ऑफ इजुद्दीन हिज सन, यहाँ आप नीचे वाला देख लीजिए। आफ्टर द डेथ ऑफ इजुद्दीन हिज सन सैफुद्दीन डिवाइडेड हिज फादर्स एम्पायर एमंग ऑल द ब्रदर्स। यहाँ पर क्या होता है? इजुद्दीन की जब मृत्यु होती है तो उसका जो बेटा है सैफुद्दीन, वह अपने पिता के साम्राज्य को, पिता का जो एम्पायर होता है उसे अपने भाइयों में बांट देता है, अपने भाइयों में उसका बंटवारा कर देता है। तो यहाँ हमने देखा कि इसके 6 बेटे थे। और यहाँ जो प्रश्न है उसमें क्या दिया है कि इसके 4 बेटे थे, इसीलिए चौथा वाला गलत हो गया था। और पहला वाला इसलिए गलत हुआ था क्योंकि इसमें कहा गया कि जो संसबनी रूलर्स थे वो असल में अरब से आए थे, मतलब अरबी लोग थे। वो तुर्की जाति से संबंध रखते थे, उनका जो संबंध था वो तुर्कों से था और इनका आगमन पूर्वी ईरान से होता है और ये गोर प्रदेश में अफगानिस्तान में आकर बस जाते हैं, जो गजनी वाला एरिया होता है। इस प्रकार से हम इसे देख चुके हैं। तो 49 नंबर का क्वेश्चन यही था, इसमें इनकरेक्ट की तलाश आपको करनी थी, तो इसका आंसर हो गया ए वाला। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए।
कॉन्सीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। पहला वाला देखिए, द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। आपने इससे पीछे सुना है कि रियल फाउंडर यहाँ पे मुस्लिम जो पावर थी उसका कौन था। इसे आप देख चुके हैं, सुन भी चुके हैं। पीछे जो 49 नंबर का क्वेश्चन था उसमें ये चर्चा हो चुकी है। यहाँ उसी को गलत तरीके से बताया जा रहा है, तो आपको पकड़ना है बस इसे। इसके बाद जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट है उसको देख लीजिए। गोर वाज प्रीडोमिनेंटली एन एग्रीकल्चरल एरिया। यह कृषि वाला क्षेत्र था, यानी यहाँ पर खेती किसानी होती थी। गोर जो प्रांत था वहाँ पर इनके आने से पहले, यानी संशबनी जो लोग थे, तुर्की लोग जो थे, इनके आने से पहले वहाँ पर कृषि का कार्य होता था और यहाँ इनके आने के बाद भी यही मुख्य व्यवसाय था, ऐसा कहा गया। इसके बाद महमूद गजनवी वॉज द फर्स्ट सुल्तान हु कॉन्क्वेयर गोर एंड कन्वर्टेड द इनहेबिटेंट्स देयर टू इस्लाम। मतलब जो महमूद गजनवी था ये पहला सुल्तान था जिसने कि गोर पे कब्जा किया, मतलब गोर पे अधिकार किया, और यहाँ पर जो रहने वाले लोग थे, यहाँ के जो वाशिंदे थे, उन्हें इस्लाम में कन्वर्ट किया, उन्हें इस्लामिक बनाया। इसके बाद जो फोर्थ वाला स्टेटमेंट है उसमें कहा गया है कि बिफोर द इन्वेशन ऑफ गजनी द गोर पीपुल वर बुद्धिस्ट। गजनी के इन्वेशन से पहले, मतलब गजनी के आधिपत्य से पहले जो बुद्धिस्ट लोग थे उनका प्रभाव गोर पर दिखाई देता है, या ये कहा जा सकता है कि गोर के लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। असल में जिस स्थान पर ये तुर्की लोग जाकर बस गए उस स्थान पर पहले से भी कुछ लोग रहते आ रहे होंगे। ऐसा तो था नहीं कि वो निर्जन क्षेत्र रहा होगा। अगर निर्जन रहता तो ये लोग भी वहाँ टिक नहीं पाते। वहाँ पर कृषि होती थी, इसका मतलब है कि वहाँ रहने के लिए अनुकूल जलवायु थी। तो ऐसे में वहाँ के कुछ मूल जो वाशिंदे हैं वो भी रहे होंगे। तो वो लोग मूल रूप से थे क्या, मतलब वो बुद्धिस्ट थे या क्या थे, ये हमें यहाँ पता लगाना है। तो देख लीजिए, ये स्टेटमेंट है आपके सामने 4, और इसमें से कौन सा करेक्ट है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 1 ओनली, 2, 3 एंड 4 ओनली, या फिर 3 एंड 4 ओनली, या फिर ऑल। कौन सा इसमें से होगा बताइए। जो करेक्ट हो उसकी तलाश कीजिएगा। ये 50 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है पहले वाले में कि मोहम्मद बिन कासिम जो है ये मुस्लिम पावर का रियल फाउंडर था भारत में, ऐसा बताया गया है। इसके बाद गोर जो है वो प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चरल एरिया था, मतलब एक कृषि क्षेत्र था, यहाँ खेती किसानी होती थी। इसके बाद महमूद गजनबी के बारे में कहा गया है कि वो पहला सुल्तान था जिसने कि यहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया। ये बात कहाँ की हो रही है, गोर की हो रही है। इसके बाद गजनी का जो आक्रमण वाला क्षेत्र था, मतलब गजनी का जो विजय अभियान था, उससे पहले जो गोर के लोग थे वो बुद्धिस्ट थे, ये कहा गया है। आपको सिर्फ ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है, सही वाक्य कौन सा है, इसकी पड़ताल आपको करनी है। विकल्प देख लीजिए, सभी सही हो सकते हैं या इसमें से कुछ ठीक हो सकते हैं, देख कर बताइए। ये प्रश्न है, मतलब ये ऑप्शंस हैं और ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन है, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला। बी का मतलब ये हुआ कि इसमें सही कौन कौन सा है, करेक्ट ढूंढना था। तो 2, 3 और 4 जो है वो एकदम सही है, लेकिन फर्स्ट वाला सही नहीं है। फर्स्ट वाला गलत क्यों है ये हम जानते हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, पहले वाले में ये कहा गया है कि द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज मोहम्मद बिन कासिम। नहीं, मोहम्मद बिन कासिम तो सिर्फ बदला लेने के उद्देश्य से भेजा गया था, उसे भेजा गया था खलीफा के द्वारा उसे यहाँ पे बदला लेने के उद्देश्य से भेजा गया, और यहाँ आके वो सफल होता है। उसकी सिंध विजय वाला जो पूरा प्रोग्राम था उसको हमने देखा था, लेकिन वो मुस्लिम पावर का फाउंडर नहीं होता है वहाँ, मतलब उसका भारत में आने का ये उद्देश्य नहीं होता कि वो मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार करे। ये विस्तारवादी नीति का जो जनक है वो माना जाता है मोहम्मद गोरी को। कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी जो था वो इस्लाम का वास्तविक संस्थापक भारत में था। हालांकि आक्रमण करने वाला गजनवी भी था, लेकिन गजनवी का उद्देश्य लूटपाट था, लेकिन गोरी का उद्देश्य यहाँ पे साम्राज्य का विस्तार करना था। उसने इस दिशा में भी ध्यान दिया। तो इसलिए यहाँ पर रियल फाउंडर का जो नाम है वो मोहम्मद बिन कासिम नहीं होगा, बल्कि मोहम्मद गोरी होगा। ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सब एकदम सही है। गोर जो था वो प्रीडोमिनेंटली एक एग्रीकल्चरल एरिया था, मतलब ये कृषि क्षेत्र था, यहाँ खेती होती थी। और महमूद गजनबी इसने गोर पर जब अधिकार किया, गोर पर जब कब्जा किया, तो वहाँ के लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना शुरू किया, यानी गजनी का जो अभियान था वहाँ चलता है। और उसके बाद वहाँ के जो मूल वाशिंदे होते हैं, वहाँ के जो मूल निवासी होते हैं, उनका धर्मांतरण कराया जाता है, उन्हें इस्लाम की ओर जबरदस्ती मोड़ा जाता है। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसमें यह कहा गया था कि बिफोर द इन्वेशन ऑफ गजनी द गोर पीपुल वर बुद्धिस्ट। जो गोर के लोग थे वो गजनी के विजय अभियान या गजनी का जो आक्रमण था उससे पहले बुद्धिस्ट थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी सही है। तो इसमें सिर्फ पहला वाला गलत है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एकदम करेक्ट है, और इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा बी वाला। इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा सही है।
आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसकी। द रियल फाउंडर ऑफ मुस्लिम पावर इन इंडिया वाज सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का जो पूरा नाम था वो सहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था। वैसे इसे प्रचलित तौर पर मोहम्मद गोरी के नाम से या गोरी के नाम से जानते हैं। गोर क्षेत्र से बना है गोरी, तो इसलिए यहाँ पर ये गोरी शब्द जुड़ा हुआ है। ये इसके स्थान का द्योतक है, स्थान को प्रदर्शित करता है। और इसका जो असली नाम था वो था सहाबुद्दीन, बाद में मोहम्मद गोरी ये इसमें जुड़ गया। और गोर वाज प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल सेक्टर, यह जो था यह कृषि क्षेत्र था। गोर जो था ये मुख्य रूप से कृषि का क्षेत्र था। इट्स माउंटेनियस रीजन वाज सिचुएटेड बिटवीन गजनी एंड हिरात। इसका जो पर्वतीय क्षेत्र था, पर्वतीय इलाका था, फैलाव था, वो गजनी और हिरात के बीच में सिचुएटेड था, स्थित था। इट्स सेंट्रल पार्ट इज मॉडर्न अफगानिस्तान। और इसका जो मध्य भाग था, मतलब पूरे गोर प्रांत की बात की जा रही है, तो गोर का जो सेंट्रल पार्ट था वह वर्तमान में यानी जो आज का समय चल रहा है, प्रेजेंट टाइम में, वह अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो अफगानिस्तान का जो मॉडर्न स्वरूप है वो असल में क्या है, गोर का बीच वाला हिस्सा है। गोर का जो बीच का भाग है, सेंट्रल पार्ट है, वही है। जो अगल बगल का हिस्सा था वो अन्य देशों में चला गया है। पहले के समय में ये गजनी और हिरात के बीच में स्थित था। और इसमें जो माउंटेनियस रीजन था वो आता था, पर्वतीय क्षेत्र। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय था, या यहाँ मुख्य रूप से अगर उत्पादकता की बात करें तो कृषि होती थी, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर था। और यहाँ के लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये भी सही है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन होगा, यानी दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला गलत क्यों है ये आपने देख लिया। 51 नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 को देखिए। कॉन्सिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पोजीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ मोहम्मद गोरीज इन्वेशन। मतलब मोहम्मद गोरी का जो इन्वेशन था, मोहम्मद गोरी का जो आक्रमण था, उसका जो अभियान था, उसके समय भारत की स्थिति क्या थी। मतलब भारत की स्थिति के बारे में यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। और यह स्थिति कैसी है, सामाजिक और जो राजनीतिक स्थिति थी उसकी बात की जा रही है। मतलब हर प्रकार से ओवरऑल एक पूरा सिचुएशन देखा जा रहा है, उसी के संबंध में कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आपको इन चारों स्टेटमेंट्स को देखना है और ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। तो देख लीजिए, पहला वाला जो है उसमें कहा गया है कि सिंध वाज रूल्ड बाई सिया रूलर्स ऑफ सुमरा कास्ट। यहां यह कहा गया है कि सिंध पर उस समय जो सिया रूलर्स थे, जो सिया शासक थे, उनका शासन था। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें कहा गया है कि पंजाब वाज रूल्ड बाई खुसरो मलिक। पंजाब पर खुसरो मलिक का अधिकार था। द लास्ट रूलर ऑफ गजनवी डायनेस्टी, ये लास्ट रूलर था, यानी अंतिम शासक था गजनवी डायनेस्टी का, यानी गजनवी राजवंश का। इसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें कहा गया है कि चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड गुजरात एंड काठियावाड़। जिस समय ये अभियान होता है, मतलब मोहम्मद गोरी का विजय अभियान चलता है, यानी भारत पर आक्रमण होता है, उस समय चालुक्य डायनेस्टी यानी चालुक्य राजवंश का शासनकाल या शासन क्षेत्र यहाँ पर गुजरात और काठियावाड़ वाला क्षेत्र था। मतलब गुजरात और काठियावाड़ में उस समय चालुक्य वंश का शासनकाल था, ऐसा माना जाता है, ऐसा दिया हुआ है। इसके बाद कहा गया है कि चौहान डायनेस्टीज पृथ्वीराज थर्ड रूल्ड दिल्ली एंड अजमेर। मतलब चौहान डायनेस्टी यानी चौहान राजवंश, जिसका शासक उस समय पृथ्वीराज तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना है। और मोहम्मद गोरी और चंद्रबरदाई वाली कहानी भी आपने इससे पहले एंशियंट वाले पार्ट में सुन रखी है, तो यहाँ उसी का जिक्र है। पृथ्वीराज तृतीय थे, ये थर्ड वाले थे। इससे पहले 2 पृथ्वीराज हो चुके थे। तो यह जो पृथ्वीराज थर्ड थे, इनका शासन दिल्ली और अजमेर पर था, ऐसा दिया हुआ है। और ये चौहान डायनेस्टी से संबंध रखते थे, यानी चौहान राजवंश से इनका संबंध था। अब आपको ये बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। मोहम्मद गोरी के इन्वेशन के टाइम पर भारत में जो पोजीशन थी उसका यहाँ वर्णन किया गया है। और ये पोजीशन कैसी है, ये ज्यादातर पॉलिटिकल सिचुएशन है, मतलब जो राजनीतिक स्थिति उस समय की थी उसका वर्णन किया गया है। आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें से सही कौन सा है। प्रश्न आपके सामने है, ऑप्शंस आपके सामने है, देखकर बताइए। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी वाला, यानी जितना है सब ठीक है, जितना दिया है सभी सही है। मतलब पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा चौथा भी सही है। पहले वाले में ये कहा गया था कि सिंध पर उस समय सिया जो शासक थे उनका शासनकाल था। सिया और सुन्नी ये 2 संप्रदाय होते हैं इस्लाम में। और इसके बाद पंजाब में खुसरो मलिक का शासनकाल था, ये उस समय शासक था, रूलर था। और यह लास्ट रूलर था गजनवी डायनेस्टी का, ये भी बात ठीक है। इसके बाद चालुक्य डायनेस्टी का उस समय जो कब्जा था वो गुजरात और काठियावाड़ वाले क्षेत्र पर था, जिस समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। फोर्थ वाला स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है, जिसमें कहा गया है कि चौहान डायनेस्टी पृथ्वीराज चौहान तृतीय के अधिकार में आती थी उस समय, मतलब उस समय राजा यही थे।
और इनका जो शासन था, शासन क्षेत्र था, वो दिल्ली और अजमेर वाला पोर्शन था। ये भी सही है। तो चारों ही इसमें ठीक है, इसलिए हमने ऑल वाला ऑप्शन इसमें चुना है, यानी डी वाला। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। चालुक्य डायनेस्टी रूल्ड गुजरात एंड काठियावाड़। चालुक्य डायनेस्टी का जो रूल था वो कहाँ पर था? गुजरात और काठियावाड़ में था। देयर कैपिटल वाज अहिलवाड़ा। इसे अहिनवाड़ा या पाटन भी कहते हैं, इसका अलग अलग उच्चारण है। तो यहाँ जो अहिनवाड़ा या पाटन वाला क्षेत्र था, ये इनकी कैपिटल थी। चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल के तौर पे इसे देखा जाता था। यहाँ आप इसे देख रहे हैं। चालुक्य डायनेस्टी का जो शासन था वो कहाँ पर था? गुजरात और काठियावाड़ में था। और इसकी जो कैपिटल थी वो अहिनवाड़ा में थी, जो कि पाटन कहा जाता है, पाटन के तौर पे प्रचलित है। और भी कुछ चीजें इसमें दी हुई हैं। एट दिस टाइम द रूलर ऑफ दिस प्लेस वाज मूलराज सेकेंड या मूलराज द्वितीय। मतलब जिस समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है और चालुक्य वंश का शासन क्षेत्र गुजरात और काठियावाड़ वाला इलाका रहता है, उस समय वहां का राजा कौन होता है, ये खास बात है। तो उस समय यहाँ शासक था मूलराज द्वितीय। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि मोहम्मद गोरी के भारत पर इन्वेशन के टाइम पर गुजरात में कौन शासन कर रहा था, या ये कह सकता है कि उस समय मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय जो चालुक्य डायनेस्टी थी उसका रूलर कौन था। इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। तो यहाँ पर मूलराज द्वितीय था, ये याद रखिएगा। एक नाम से जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऐसे लगता जाता है। जैसे पृथ्वीराज नाम से कई थे। यहाँ उपाधि के तौर पे भी नामों का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब मूल नाम कुछ और रहता है और एक टाइटल लोग धारण कर लेते हैं। टाइटल के तौर पे जैसे पृथ्वीराज है तो वो एक टाइटल बन गई। ऐसे ही विक्रमादित्य था, विक्रमादित्य भी एक उपाधि बन गई थी बाद में। तो वही चीज यहाँ भी है। ये मूलराज द्वितीय, ये क्या थे? ये चालुक्य डायनेस्टी के रूलर थे और ये उस समय शासन कर रहे थे गुजरात और काठियावाड़ वाले हिस्से पर, जिस समय मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था। इसके बाद जो सेकेंड वाला पैराग्राफ है उसको देखिए। कन्नौज वाज रूल्ड बाई द गढ़वाल डायनेस्टी। कन्नौज पर उस समय, जिस समय इसका आक्रमण होता है, उस समय गढ़वाल डायनेस्टी का रूल था। मतलब गढ़वाल जो रूलर्स थे उनका यहाँ पे शासन था। यहाँ पे गढ़वाल होगा, इसे देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा? गढ़वाल होगा। ये जो डायनेस्टी थी इसका यहाँ पे रूल था। विच वॉज द मोस्ट इलोबरेट इन नॉर्थ इंडिया। ये जो गढ़वाल डायनेस्टी थी या गढ़वाल राजवंश था, यह मुख्य रूप से नॉर्थ इंडिया में सक्रिय थी। इसका जो क्षेत्र था वो नॉर्थ इंडिया था। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज जयचंद। और इसका जो रूलर था उस समय, जिस समय इसका आक्रमण होता है, उस समय यहाँ का राजा था या यहाँ का शासक था जयचंद। एट दिस टाइम सिंध, मुल्तान एंड पंजाब वर 3 मुस्लिम स्टेट्स। और जिस समय मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है उस समय भारत में अगर मुस्लिम स्टेट्स की बात करें, मुस्लिमों का जो प्रभाव था वो इससे पहले ही पड़ चुका था। और सिंध वाले क्षेत्र से मुसलमानों का यहाँ आगमन भी हुआ था। आपने देखा मोहम्मद बिन कासिम का जो अभियान था। तो इस वजह से सिंध, मुल्तान और पंजाब, ये 3 हिस्से जो थे ये मुस्लिम स्टेट के तौर पे उस समय जाने जाते थे। ऑन नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर, मतलब भारत का जो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर था यानी उत्तर पश्चिमी सीमा थी, वहाँ पे ये 3 मुस्लिम स्टेट्स थे। कौन कौन से हैं? तो सिंध है, मुल्तान है और पंजाब है। ये कुछ जानकारी थी। और इसमें हमने ये देखा कि मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण के समय भारत में जो राजनीतिक स्थिति है, जो यहाँ का राजनीतिक ढांचा है, वो किस प्रकार का होता है, यहाँ किस राजवंश का शासन रहता है, कौन कौन से रूलर उस समय राज करते रहते हैं, ये हमने यहाँ देखा। अब सवाल ये है कि मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण क्यों किया? गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य तो हम एक तरह से जान गए थे। मतलब लगभग सभी का यही मानना है, कुछ लोगों को छोड़कर जो अपवाद है, सभी का यही मानना है कि उसने लालच में आकर आक्रमण किया, मतलब लूटपाट के उद्देश्य से। लेकिन गोरी ने ऐसा नहीं किया। गोरी लूटपाट के उद्देश्य से कम और यहाँ पर विस्तारवादी नीति के चलते ज्यादा आया था। लेकिन फिर भी मूल एक पर्पज होता है, मतलब कोई एक मुख्य उद्देश्य होता है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति जो है वो आक्रमण जैसा भारी कदम उठाता है। तो मोहम्मद गोरी के भारत पर आक्रमण का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? आपने क्या सोचा? तो इसके आक्रमण का जो मुख्य कारण है वो ये है कि ख्वारिज्म शासकों द्वारा, ख्वारिज्म के जो शासक थे, जो रूलर्स थे, उनके द्वारा गोर वंश का पश्चिम की ओर विस्तार रोक दिया गया था। जो गोर डायनेस्टी थी उसको वेस्ट की ओर फैलने से इन्होंने, ख्वारिज्म के जो रूलर्स थे, उन्होंने रोक दिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि अब वेस्ट की ओर ये बढ़ नहीं सकते थे। जो गोर डायनेस्टी थी उसके पास 2 दिशाएं थी बढ़ने के लिए। 2 दिशाएं कौन कौन सी? या तो वो वेस्ट की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करें, आपने देखा कि अफगानिस्तान वाले हिस्से में ये प्रभावी रहते हैं, और दूसरा इनके पास रास्ता था कि ये ईस्ट की ओर फैले। तो पहले इन्होंने वेस्ट की ओर फैलने का प्रयास किया, उधर इन्हें सुविधा लगी। लेकिन दिक्कत क्या होती है, उधर जो ख्वारिज्म रूलर रहते हैं, ख्वारिज्म के शासक रहते हैं, वो इन्हें आगे बढ़ने से, इनका विजय अभियान वहीं रोक देते हैं, वो भारी पड़ते हैं।
अब इनके पास यानी गौरी के पास, जो कि तत्कालीन वहाँ का सम्राट था, तो उसके पास ये रास्ता बचता है कि वो ईस्ट की ओर मूव करे। और ईस्ट की ओर कौन था? भारत था। उस समय पूरा जो एरिया था वो भारत का था। हमारी सीमाएं अफगानिस्तान के साथ मिलती हैं, ये आप जानते ही हैं। जब पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के रूप में हमारे देश का एक टुकड़ा अलग नहीं हुआ था, तो वो पूरा जो क्षेत्र था वो अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ था। तो उसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि अब जो गौर डायनेस्टी थी, इसके पास एकमात्र रास्ता बचता है कि अगर इसे अपने साम्राज्य को फैलाना है तो ये ईस्ट की ओर मूव करे। और जब ईस्ट की ओर ये मूव करता था या मूव कर रहा था, तो इसने भारत को देखा और भारत में प्रवेश किया। तो साम्राज्य का विस्तार करना ये गौरी का मुख्य उद्देश्य था और इसी के चलते उसने आक्रमण किया। पहले उसने प्रयास किया वेस्ट में, लेकिन वेस्ट में जब ख्वारिज्मों ने इसे रोक लिया, ख्वारिज्म के शासकों ने इसे रोक लिया, तो इसने पूर्व की ओर बढ़ने का निश्चय किया और भारत इस दिशा में आता है। और इसके अलावा अन्य कारण के तौर पे अगर देखिएगा तो पंजाब पर अधिकार करना यहाँ इसके आने का एक उद्देश्य हो सकता है। पंजाब जो प्रांत था उस पर कब्जा करना इसका एक उद्देश्य हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर उस समय गजनवी डायनेस्टी का शासन था। आपने देखा कि यहाँ पे जो अंतिम शासक था, इसे आप देख रहे हैं, पंजाब वाज रूल्ड बाई खुसरो मलिक। ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट, पंजाब वाज रूल्ड बाई खुसरो मलिक द लास्ट रूलर ऑफ गजनवी डायनेस्टी। यह लास्ट रूलर था। मतलब लास्ट क्यों था? यह जो रूलर था ये लास्ट इसलिए था क्योंकि इसके बाद इसका पतन करके मोहम्मद गोरी इस हिस्से पर यानी पंजाब पे कब्जा कर लेता है। तो यह गजनवी डायनेस्टी से संबंध रखता था और गजनवी डायनेस्टी की दुश्मनी थी गौर डायनेस्टी से। दोनों में आपस में मित्रता नहीं थी, शत्रुता थी। और इसी के चलते यह पंजाब पर आक्रमण करता है। और पंजाब पर आक्रमण करता है तो इसका मतलब है कि भारत में आएगा, और भारत में आएगा तो भारत की जो और चीज़ें हैं उन पर भी कब्जा करना चाहेगा। तो कुल मिलाकर अगर हम ओवरऑल देखें तो इसका जो मूल उद्देश्य था भारत में आने का, भारत में आक्रमण करने का, वो अपने राज्य का विस्तार करना था। लूटपाट करना एक अलग वाला साइड पर्पज हो सकता है, लेकिन मूल उद्देश्य यही था कि ये विस्तार करे। इसके पास वेस्ट में बढ़ने का रास्ता नहीं था तो ये ईस्ट में आ गया। ये चीज़ें हमने देखी। और मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण होता है वो 1175 में होता है। 1175 में ये पहली बार आक्रमण करता है। ये एडी की बात की जा रही है, यानी एनो डोमिनी की बात की जा रही है, ईस्वी की बात की जा रही है। तो 1175 में ये आक्रमण करता है और वो आक्रमण होता है मुल्तान पे। और मार्ग में रास्ते में चलते चलते, जैसे आप बाजार में निकलते हैं किसी सामान को खरीदने के उद्देश्य से, मान लीजिए आपको 5 किलो आलू लेना है, तो आप सब्जी मंडी में गए। अब सब्जी मंडी में गए तो आलू की दुकान कुछ दूर थी, रास्ते में कुछ बैगन बिक रहे थे, कुछ टमाटर बिक रहे थे, कुछ टिंडे बिक रहे थे, कुछ मटर बिक रही थी। तो आपको वो भी अच्छा लगा, आपने वो भी ले लिया साथ में। और उसके बाद आलू खरीदने पहुंचे थे तो आलू की दुकान तक जब पहुंचे तो वहाँ आलू भी ले लिया। तो गए तो थे आलू खरीदने, लेकिन आपने उतनी सारी सब्जियां अपने साथ ले ली। इस प्रकार से खरीदारी होती है। तो कुछ वैसा ही रवैया यहाँ भी अपनाया गया। आया तो था ये पंजाब पे आक्रमण करने के उद्देश्य से, और मुल्तान पर पहला आक्रमण करता है। मुल्तान पे इसका पहला आक्रमण होता है और उसके बाद रास्ते में इसने सिंध को भी जीत लिया। रास्ते में चलते चलते लगे हाथ ये सिंध को भी जीत लेता है। और उस समय मुल्तान पर करमाथी जाति के मुसलमान शासन करते थे। मुस्लिम शासन यहाँ मुल्तान पर भी था, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मुस्लिम रूलर नहीं थे, लेकिन वहाँ पर जाति दूसरी थी। मतलब वहाँ पे दूसरे प्रकार की जो प्रजाति थी वो शासन करती थी। ये लोग करमाथी थे। और इसके बाद जो अगला आक्रमण है वो 1178 से लेकर 79 वाला जो टाइम पीरियड है, मतलब 1179 तक का जो पूरा टाइम था, उसमें दक्षिण राजपूताना होते हुए जो अहिलवाड़ा है, अहिलवाड़ा का मतलब वही पाटन वाला क्षेत्र, उस पर ये आक्रमण करता है। लेकिन आपने देखा कि उस समय जो चालुक्य डायनेस्टी का रूलर रहता है वो कौन था। यहाँ आप चालुक्य राजवंश को एक बार फिर से देख लीजिए। चालुक्य डायनेस्टी का उस समय रूलर कौन रहता है? इनका गुजरात और काठियावाड़ पे शासन रहता है। और गुजरात और काठियावाड़ पे जब शासन रहता है तो यहाँ आपने एक्सप्लेनेशन में देखा था कि उस समय यहाँ पे मूलराज द्वितीय का शासन रहता है। ये जो है इस समय यहाँ राजा रहते हैं और ये काफ़ी प्रतापी रहते हैं, शक्तिशाली रहते हैं। और उस समय इनकी कैपिटल रहती है अहिलवाड़ा। तो यह उसको हरा देते हैं, मतलब उसे भगा देते हैं यहाँ से। यहाँ वो पराजित हो जाता है। किसकी बात की जा रही है? मोहम्मद गोरी की बात की जा रही है। इसने 1178 में, 1178 से लेकर जो 79 वाला टाइम पीरियड है, मतलब ये 78 से लेकर 79 वाला जो पूरा समय काल है, इस समय ये दक्षिण राजपूताना होते हुए यहाँ अहिलवाड़ा यानी कैपिटल पे, जो चालुक्य डायनेस्टी की कैपिटल है, उस पर हमला करता है। लेकिन यहाँ मूलराज द्वितीय इसे हरा देते हैं। जो माउंट आबू पर्वत है, यह माउंट आबू है, माउंट का मतलब पर्वत ही होता है, माउंटेन। तो यहाँ पर जो आबू पर्वत है उसकी तलहटी में ये पराजित हो जाता है। और इसके बाद 1179 में यहाँ से तो पराजित होकर भाग जाता है, लेकिन यहाँ से जब पराजित होता है तो कहीं और हाथ फैलाने की कोशिश करता है। यह कुल मिलाकर ओवरऑल साम्राज्य को फैलाना चाहता है।
अब वो चाहे जैसे फैले, मतलब एक स्थान से वो हारता है तो दूसरे स्थान पर हाथ डालता है, दूसरे स्थान से हारता है तो तीसरे स्थान पे हाथ डालता है, मतलब इसके अंदर धुन सवार रहती है। और इसी के चलते 1179 में ये पेशावर को जीतता है। इसके बाद 1186 में जो पंजाब में खुसरो शाह का शासन रहता है उसे कैद में डाल देता है। ये गजनी राजवंश का संबंधी रहता है, मतलब उसका शासक रहता है, तो इसे ये कैद में डाल देता है और उसके बाद पूरे पंजाब पे अधिकार कर लेता है। इस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो यहाँ तक हमने इसे डिस्कस किया और हमने देखा कि जो मोहम्मद गोरी था उसका भारत पर आक्रमण का क्या पर्पज था और उसके आक्रमण के समय हमारे देश की राजनीतिक दशा किस प्रकार की थी, यहाँ कौन कौन से राजवंशों का शासन था और यहाँ की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि थी वो कैसी थी। इसके बारे में हमने बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त की। अब जो अगला वीडियो लेक्चर होगा इसमें इतना ही। अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के संघर्ष के बारे में देखेंगे। जो प्रश्न है उनके जरिए हम दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था, जो लड़ाई हुई थी और उसमें कौन जीता, कौन हारा, कौन भारी पड़ा, किससे क्या छिन गया, ये सब देखने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही और तब तक के लिए नमस्कार।